नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, जो कि द्वारका दिल्ली ट्रिनिटी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और यह कॉलेज दिल्ली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। डॉक्टर अग्रवाल जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। उनका यह मानना है कि जब से दिल्ली में ये भारत खंड की या भारतवर्ष कहें या जो भी उसकी राजधानी रही है शुरू से, तब से भारत की सीमाएं सिकुड़ती रही हैं। उनके अपने तर्क हैं और उन तर्क से मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। यदि आप असहमत हैं तो सभ्य भाषा में कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, आपका ये तर्क कैसे है कि भारत की सीमाएं राजधानी दिल्ली होने से घटती रही हैं? ये मैं अनुभव से, जो जब हम इतिहास का अवलोकन करते हैं, पास्ट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कैसा लगा है कि जब जब दिल्ली राजधानी हुई है तब तब उसकी सीमाएं सिकुड़ी हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं ज्ञात इतिहास में महाभारत कालीन से। महाभारत के अंदर जो भारत वंश था, भारत साम्राज्य था, भारतवर्ष था, जिसके हमारे नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और हस्तिनापुर का विस्तार था, क्योंकि उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी है, तो बहुत बड़ा विस्तार था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद में फिर भाइयों में बंटवारा हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद भारत को बंटवारे के बाद में दिल्ली को राजधानी के रूप में विकसित किया गया, उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। उसके अंदर पांडवों को इसकी राजधानी, इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ इसका संचालन करने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका यहाँ पे लिया, दिल्ली को राजधानी बनाया, यहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू किया, तो आपदाएं आनी शुरू हो गई और भारी युद्ध हुआ और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो राजधानी थी वो छिन्न भिन्न हो गई, जो विस्तार था वो छिन्न भिन्न हो गया और एक हमें नुकसान देखने को मिलता है और एक लंबे समय तक इसकी राजधानी के रूप में इसका नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देता, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत के काल के बाद फिर यदि हम देखते हैं तो फिर ये जो आधुनिक हम इतिहास में हम आ जाते हैं, पौराणिक कथाओं या महाभारत के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे मौर्य भी आए और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और भी, या कनिष्क आए, हर्ष आए। इनका क्या है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो आधुनिक इतिहास काल की जब बात करते हैं तो बात होती है सबसे बड़े साम्राज्य की, मगध सम्राट की। मगध का जो साम्राज्य था बहुत ही विस्तारपूर्ण लिए हुआ था, सबसे बड़ा साम्राज्य था आधुनिक इतिहास में और उसके अंदर कई सारे आक्रांताओं ने भारत के ऊपर हमले भी किए। सिकंदर, महान सिकंदर, जिनको महान शब्द से संबोधित करते हैं, हालांकि इसके ऊपर विवाद है, तो उनका भी हमला हुआ, लेकिन उसके बाद भी भारत की सीमाएं अक्षुण्ण रहीं और विस्तार ही लिया। भारत की सीमाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद में साउथ में चोल वंश का साम्राज्य था, विक्रमादित्य का साम्राज्य था, कनिष्क का साम्राज्य था, लेकिन सभी साम्राज्यों के होते हुए भी भारत का जो विस्तार है वो अपनी जगह विराजमान रहा, उसके अंदर कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में फिर एक लंबे समय के बाद में फिर हम आते हैं पृथ्वीराज चौहान पे। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली के राजा अनंगपाल जी थे और वो उनका अपना साम्राज्य था, बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था एक अपनी जगह अच्छा था। उनके अब आगे कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपनी बेटी के बेटे को अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उनको जिम्मेदारी थी, उनको भारत दिल्ली का भी साम्राज्य उनको दिया गया, जो फिलहाल उस समय तक अजमेर के राजा थे। तो उनका अजमेर के राजा के रूप में उनका काफ़ी बड़ा विस्तार था, वहाँ से लेकर के राजस्थान से लेकर अफगानिस्तान तक काफ़ी बड़ा विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे अनंगपाल जी की डेथ के बाद में जब इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजधानी संभाली, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो उनको फिर हमले लगातार झेलने पड़े और उसके बाद उनको पराजय भी झेलनी पड़ी और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गुलामी का जो या पराधीनता का अस्तित्व हमें झेलना पड़ा, वो पृथ्वीराज चौहान से शुरू होता है। उसके बाद से लगातार हम लोग देखते रहे हैं भारत की जो असली, जो मौलिक मूल जो आबादी थी, उनको बाहरी आक्रांताओं के उसमें हमको रहना पड़ा। आक्रांताओं के उनको काफ़ी सारे उनको जो हैं उनके हमले होते रहे या उनके जो उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, वो सब हमको झेलने पड़े, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, वो सभी। लेकिन उसमें सीमाएं सिकुड़ गई, भारत को वहाँ से हमें सिकुड़ना पड़ा। और उसके बाद में मुगल काल में थोड़ा सा कहते हैं कि बढ़ा था,
उसके बाद में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे आक्रांता आए और उन आक्रांताओं ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अफगानी भी आए, तुर्की भी आए और वहाँ से भी आए, चंगेज की तरफ से भी आए, तो कई सारे आक्रांता आए, लेकिन किसी को भी दिल्ली में रहते हुए उनको विस्तार देखने को नहीं मिला और संकटग्रस्त ही रहे। उसके बाद में फिर हम लगातार जब हम आगे आते हैं तो जैसे आपने बताया कि मुगल वंश के अंदर, मुगल वंश की शुरुआत को आमतौर पे हम लोग बाबर से मानते हैं। बाबर ने भारत पे हमला किया और विजय भी पाई, और उनका जो जीवन रहा वो स्ट्रगल भरा हुआ रहा, चुनौतीपूर्ण रहा। फिर भी उन्होंने आगरा को अपना मुख्य ठिकाना बनाया और आगरा को केंद्र करके वो अपने सारी गतिविधियां करते रहे और उनका चलता रहा। मुगल के बाद में हुमायूं आए। हुमायूं ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, लेकिन वो भी नहीं विस्तार कर पाए और पूरा जीवन उनका संघर्ष में रहा। 12 साल तो हुए। उसके बाद में फिर हम अकबर को देखते हैं। अकबर का साम्राज्य, उन्होंने आगरा को पूर्ण रूप से अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने उसमें 2 किले भी बनाए। फतेहपुर सीकरी का भी एक किला बनवाया, आगरा किला भी बनवाया और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, और उनके काल के अंदर भारत का विस्तार हुआ और एक मुगल साम्राज्य को हम एक बड़ा साम्राज्य मानते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया और लगातार विजय हासिल की। वो रहा। लेकिन उसके बाद में जब जहांगीर भी आए, शाहजहां भी आए, उन्होंने भी इसको सामंजस्य बनाए रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। उसके बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब ने अपनी राजधानी को पूर्ण रूप से दिल्ली शिफ्ट किया और दिल्ली को राजधानी बनाया, और उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि जो उनका विस्तार है वो रुक गया है। उसके बाद में बहुत उनके वंश के कई सारे लोगों ने भारत दिल्ली को राजधानी रहते हुए उन्होंने अपना काम किया, लेकिन लगातार वहाँ से राजधानी उनकी सिकुड़ती चली गई। जो भारत का विस्तार था, उनका साम्राज्य विस्तार था, वो सिकुड़ता चला गया। और अंत में बहादुर शाह जफर की तरफ देखते हैं तो दिल्ली सिर्फ एक बहुत छोटे से किले की जागीर के अंदर रह गई थी और बाकी सब उनके हाथ से चुका था। तो ये मुगल वंश का इतिहास रहा। अब मुगल वंश के बाद में फिर मैं आना चाहूँगा ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ। ब्रिटिश साम्राज्य जब आया तो उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया, कलकत्ता से अपने साम्राज्य की शुरुआत की और लंबे समय तक वहीं से ही उन्होंने इस भूभाग पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ब्रिटिश राज्य में तो ये भी कहा जाता है कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। इतना बड़ा विस्तार ब्रिटिश का रहा, लेकिन किसी भी समय एक समय आकर के उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली में आकर पूर्ण रूप से दिल्ली में जब उन्होंने स्थापित किया और इस राजधानी बनाया तो उसके बाद में फिर लगातार उनको 2 भीषण युद्ध देखने को मिले। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके बीच में उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए और भी कई जगह हमले किए, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे करके सीमाओं को सिकुड़ना शुरू किया। उसी पीरियड में म्यांमार हमसे अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ और भी छोटा मोटा एरिया हमारे से अलग हुआ। तो ये विस्तार होता रहा। उसके बाद में फिर भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी की विभीषिका भी हमको देखनी पड़ती है। जैसे ही आज़ाद हुए हमने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और हमने दिल्ली की राजधानी को ही बनाए रखा, तो उसमें हमें देखने को मिला कि भारत को आज़ादी के साथ ही हमें पाकिस्तान एक देश अलग हुआ, जिसमें पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा था, बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान था। इस तरह से एक बहुत बड़ा भूभाग भारत से अलग हुआ आज़ादी की विभीषिका में। ये हमें देखने को मिला, जिसके अंदर हमारी राजधानी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई। उसके बाद में अभी 15 अगस्त 47 को हमने आज़ाद हुआ। उसके बाद में फिर आज़ादी के अभी हम थोड़ा सा अभी सिस्टम को देख ही रहे थे, तब तक पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और उसके अंदर बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि वो अनधिकृत कब्जा है, लेकिन अभी तो भारत पाकिस्तान के ही कब्जे में है। इसी के साथ ही थोड़े समय बाद, अभी थोड़ा सा हमने सांस भी नहीं ली थी, कि चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर लिया 1962 में, और चाइना ने भी बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और वो भी अनधिकृत कब्जा है, लेकिन अभी कब्जा तो चीन का ही है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ा सा बड़ा है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इंदिरा गांधी के टाइम में आप कह सकते हैं कुछ विस्तार हुआ, लेकिन वो विस्तार नहीं था। लेकिन वो विस्तार नहीं, तो पहले से ही भारतीय भूभाग का ही हिस्सा थे। लेकिन भारत में जो मिलने के जो एग्रीमेंट था, जो प्रक्रिया थी, कागजी प्रक्रिया थी, उसके अंदर थोड़ा समय लगा था और उसकी वजह से थोड़ा समय बाद हुए, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा थे, उसको हम विस्तार नहीं मान सकते। अब 2015 में भी कुछ हुआ है। हाँ, उसके बाद में चलिए हमने जो भी सीमाएं रह गई हमने उसको
समेटना शुरू किया, हमने उसको देश को आगे बढ़ाया, चीज़ों को आगे बढ़ाया, अपने विकास को शुरू किया। लेकिन फिर 2015 में, जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया है कि जब हमारा बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ था, जब 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उसमें कुछ जो हिस्सा था वो कुछ स्पष्ट उनकी लकीर नहीं थी, राजधानी की जो हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं थी, और उसके अंदर जो सीमा रेखा पे काफ़ी सारे विवाद होते थे, आना जाना रहता था, चीज़ें होती थी, स्पष्ट रूप से होता था। 2015 में उसको स्पष्ट करने की कोशिश की, उसके अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ। हाँ, 2015 के बाद की उसमें यह है कि भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 सिर्फ, यानी, लेकिन उसका जो भूभाग है वो है, भारत ने दिया था 17,160 एकड़ भूमि, जबकि बांग्लादेश ने सिर्फ दी थी 7,110। यानी आपका ये तर्क बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ये बात चीजें हैं। आपने जो कहा कि 2015 में एक समझौता हुआ, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सीमाओं को स्पष्टीकरण करने के लिए, जैसे कि विवाद जो आने जाने में, आवागमन का जो विवाद था वो दूर हो सके, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंतर्गत, जैसा कि अभी आपने बताया कि 111 गांव भारत ने बांग्लादेश को दिए और उसके बदले में बांग्लादेश ने 51 गांव भारत के आधिपत्य में दिए। और उसके जब जमीन की बात करते हैं तो उन्होंने 17,000 कुछ एकड़ जमीन भारत ने बांग्लादेश को दी और बदले में करीब 7,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश ने भारत को दी। तो इस तरह से लगभग 10,000 एकड़ जमीन भारत ने अतिरिक्त बांग्लादेश को दी। तो इस तरह से 10,000 एकड़ के मानते हुए भारत की सीमा एक बार फिर सिकुड़ गई, चाहे वो 10,000 एकड़ हो, लेकिन भारत की सीमा सिकुड़ गई। तो इस तरह से हम अभी तक के इतिहास में 2015 तक और लगातार हम देखते हैं कि जब से दिल्ली राजधानी बनी है, तब से महाभारत काल से लेके अभी 2015 तक हम लगातार हमने सीमाओं को सिकुड़ते हुए देखा है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आपके जो विचार हैं थोड़े भिन्न हों, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए। वैसे मैं एक चीज़ और थोड़ा बता दूं कि जो दक्षिण की सीमाएं हैं, जैसे समुद्र की वहाँ तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं उत्तर की तरफ थोड़ा जानकारी भी लोगों को दे दूं कि जो लद्दाख है वो जनरल जोरावर सिंह थे, डोगरा जो वंश था कश्मीर का, उन्होंने गुलाब सिंह के जो थे डोगरा जनरल जोरावर सिंह लद्दाख को अपने कब्जे में लिया था, तो उन्होंने ये सीमा बढ़ाई थी। लेकिन वो सीमा दिल्ली नहीं थी, आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा जो गढ़वाल नरेश थे, गढ़ नरेश, उनके महिपत शाह, उनके 2 सेनापति थे, एक थे माधव सिंह भंडारी और दूसरे लोधी रिखोला। इनके साम्राज्य में जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने तिब्बत को हराया था, और जो दीपा एक जगह है, दीवा युद्ध, उसमें वो सीमाएं तय कर दी थी, तो इन्होंने सीमाएं बढ़ाई, सीमांकन किया उन्होंने। इसी तरह हमारा जो क्षेत्र था, बाज बहादुर चंद थे, चंद वंश के, इनका साम्राज्य कैलाश मानसरोवर तक पहुंच गया था। लेकिन बाद में सब ये घटनाक्रम ऐसे हुए कि हम उनको सिमटती चली गई, हमारी सीमाएं लगातार सिकुड़ती चली गई, और जो आज तक अभी तक सिकुड़ती 2015 तक सिकुड़ती जा रही हैं। भविष्य में ये बाकी सब चीजें भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि दिल्ली राजधानी के रूप में कितनी शुभ है या नहीं। लेकिन मैं इसमें एक और याद करता हूँ कि दिल्ली में जब महानगर परिषद होती थी, ये 93 से पहले जब राज्य का दर्जा मिला, उससे पहले तो कांग्रेस के थे जब प्रवेश चंद्र महानगर पार्षद के जो मुख्य कार्यकारी पार्षद, खैर बाद में वो जब हट गए थे, उन दिनों भंग थी, तो उन्होंने एक बयान दिया था, मुझे आज भी याद है, और लगातार लोगों को बोलते थे, इवन कि मुझे भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली को राजधानी के बजाय यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर राजधानी ले जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ सारा कुछ यहीं आ गया, दबाव बढ़ गया है, इतने लोग आ गए कि जीवन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इसे राजधानी को यहाँ से 70 किलोमीटर दूर ले जानी चाहिए। हालांकि ये बातें दब गई, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझसे भी ये कहा था, लेकिन इस बात पे भी गौर किया जाना चाहिए। तो अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो दिल्ली है, तब से कभी महामारी, कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कभी युद्ध, भारत पूरा संकट से जूझता है, इस पर विचार होना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक और चैनल है समसामयिक मुद्दों के विश्लेषण पर संपादकीय न्यूज, उसको भी देखिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।
हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।